Hello students, once again I am with all of you with another mock test of NISM 10A Investment Advisor Level 1. First of all, thank you very much to all of you for liking my previous video on NISM 10A, and there was a continuous comments, and I had a call also, sir, you want the second video of NISM 10A mock test, right? तो आज हम करने वाले हैं NISM 10A का सेकंड मॉक टेस्ट, और हम देखेंगे कि मॉक टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और सेकेंडली उसे सॉल्व कैसे करना है विद अंडरस्टैंडिंग। सो है स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं NISM मॉक टेस्ट 10A। और यहाँ पे मैं एक एडवाइस जरूर आपको देना चाहूंगा पहले कि मैं स्टार्ट करूं कि इस वाले पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो कभी कभी जनरल स्टूडेंट सारा पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में फेल हो जाते हैं अगर वो पास हो रहे हैं तो भी। यानी कभी कभी ऐसा हो सकता है जहां पे आपको लगे कि आपने बहुत अच्छा किया लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं और बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप उन्हें लीव करें, आप उन्हें छोड़ें। अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि नेगेटिव मार्किंग इतनी आपको लग जाए कि आप 60% नंबर आपके ना आ पाए। तो प्लीज दिस माय मैसेज विद द एक्सपीरियंस of of the student, the previous students, right? So let's start this mock test of 10A. This is basically again 100 marks, 100 questions, and this is 2-hour exam. What is true regarding debt and equity? So you have given me 4 options: debt gives dividend and equity gives interest. Debt gives interest and equity gives dividend where there is a surplus available to distribute. Both gives dividends to the investor, none of the above. Always remember, very important, debt does not give you any kind of dividend. Debt gives you interest, equity gives you dividend, but when it is available as a surplus to distribute among the shareholders. So answer number second is right, wherein debt is giving you interest, which is generally called coupon also. बॉन्ड में देखा होगा ये कूपन दे रहा है, तो वो कूपन ही बेसिकली इंटरेस्ट होता है। तो डेट आपको कूपन या इंटरेस्ट देता है, इक्विटी आपको देती है डिविडेंड, राइट, जब भी कंपनी के पास सरप्लस होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। So we have to understand this. Which insurance can be taken even if it is certain event occur? ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि स्टूडेंट क्वेश्चन आता रहता है। प्लीज रिमेंबर, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जहां पे ये पता है कि कभी ना कभी इस आदमी की डेथ हो सकती है, उसके बावजूद भी इंश्योरेंस दे दिया जाता है। जैसे होल लाइफ पॉलिसीज होती हैं तो वो 100 ईयर्स तक चलती रहती हैं, यानी कभी ना कभी आदमी की डेथ होगी, उसके बावजूद भी इवेंट होना सर्टेन है, इंश्योरेंस दे दिया जाता है। लेकिन क्या हेल्थ में ऐसा हो सकता है? मोटर में, मरीन में नहीं हो सकता, पर लाइफ में ऐसा हो सकता है, राइट? When portfolio should be rebalanced every year, aligned to the risk and return requirement of the investor, and if changes in their needs and situation, to benefit from short-term movements in asset price. Always remember, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि पोर्टफोलियो कब रीबैलेंस होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं है कि ये कहा जाए कि हर साल रीबैलेंस करो, हर 2 साल में रीबैलेंस करो, हर 6 महीने में रीबैलेंस करो। पोर्टफोलियो तब रीबैलेंस होना चाहिए जब आपको लगे कि आपके क्लाइंट की सिचुएशन बदल गई है। अब सिचुएशन क्या हो सकती है? हो सकता है आपके क्लाइंट की जो इनकम है वो कम हो जाए, राइट? कोई ऐसी ट्रेजेडी उसके घर में हो जाए, या कुछ ऐसे लाइफ में ट्रांजिशन फेज आ जाए जहां पे आपको उसके पोर्टफोलियो को बदलना पड़े, राइट? और डेफिनेटली उसका पोर्टफोलियो जो है उसके रिस्क और रिटर्न रिक्वायरमेंट से अलाइन होना चाहिए। यानी आपका क्लाइंट का जितना रिस्क एपेटाइट है, जितना टाइम उसके पास बचाने के लिए है, उसके हिसाब से आपको उसका पोर्टफोलियो अलाइन करना चाहिए। और जब भी उसे जरूरत हो लाइफ में, सिचुएशन को ऐसी अराइज हो जाए, तब उसे रीबैलेंस करना चाहिए। कोई टाइम लिमिट, कोई फ्रेम या डिसाइड नहीं है। What is true regarding defined benefit plan? इसको बहुत अच्छी तरह समझिए, ये आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेसिकली 2 तरह के प्लान होते हैं, डिफाइंड बेनिफिट प्लान एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। जनरली आप रिटायरमेंट प्लानिंग में इन दोनों को समझते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिफाइंड बेनिफिट प्लान वो होते हैं जहां पे आपका सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपसे कुछ पैसा नहीं लिया जा रहा है। जैसे आपकी ग्रेचुटी सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर के पैसे से बनती है, एम्प्लॉय के पैसे से नहीं बनती है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, इसमें भी कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का नहीं होता, सिर्फ एम्प्लॉयर का होता है। यहां अगर आप आएंगे तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आपका एनपीएस हो गया, तो बेसिकली ये समझना है जहां पे एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा, वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन होते हैं। जहां पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो डिफाइंड बेनिफिट होता है। और इसीलिए जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है
वो जनरली पहले से पता होते हैं और वो गारंटेड टाइप ऑफ रिटर्न या मान लीजिए गारंटेड टाइप ऑफ आपको एक्यूमुलेशन मिलता है आपके एम्प्लॉयर से। तो रिस्क भी सारी एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपको पहले से पता भी होगा और गारंटेड भी वो आपके बेनिफिट्स होंगे, राइट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ प्लान्स। सो व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग बेनिफिट प्लान? मार्केट लिंक? नो, they are guaranteed by the employee. Definitely they are guaranteed by the employer, right? Pension amount और value retirement benefits are not known beforehand, जबकि मैंने बताया कि नहीं, पहले से ही पता होते हैं, राइट। तो ये पहले से पता होते हैं और वो गारंटेड भी होते हैं एम्प्लॉयर से। दैट इज बेसिकली डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अब आपके पास क्वेश्चन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का भी आ जाए तो भी आपको करना आना चाहिए कि एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं, गारंटेड नहीं होते हैं और पहले से पता भी नहीं होते हैं, राइट। The residual life of the property should be at least for reverse mortgage. Reverse mortgage एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, और मेरा पूरा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जरूर देखिएगा। रेजिडुअल लाइफ का मतलब है कि रिवर्स मॉर्टगेज में बेसिकली प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर कुछ पैसा दिया जाता है एज ए पेंशन प्लान, एज ए इनकम, और इसके लिए यूजफुल लाइफ जिस प्रॉपर्टी को आप गिरवी रख रहे हैं उसकी कम से कम 20 साल होना जरूरी है, राइट। लॉसेस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ। आपने देखा होगा सेट ऑफ लॉसेस टैक्स में एक चैप्टर है जिसका मतलब यह है कि अगर आपको कुछ लॉसेस होते हैं और उन लॉसेस को आप उस साल सेट ऑफ नहीं कर पाए, राइट, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जिस तरीके से आप कर सकते हैं, तो आप उन्हें आगे ले जा सकते हैं, राइट। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस कितने साल आगे ले जा सकते हैं? 8 साल, 6 साल, 4 साल, इनफाइनाइट पीरियड, यानी कहीं तक भी। इसका आंसर है 4 years. This is very very important, right? जबकि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को आप 8 साल तक भी आगे लेके जा सकते हैं, राइट। Which option in mutual fund is equal to regular income provision for the investor? देखिए, SEP कुछ नहीं होता है, STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। तो अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो SWP एक प्रोविजन है कि आप म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा डाल दीजिए। मान लीजिए मैंने आज म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपया डाला और मैं कह देता हूं कि मुझे हर महीने आपको 20,000 रुपया देना है या 50,000 रुपया देना है, तो SWP में करवा लूंगा और हर महीने की एक निश्चित तारीख को मेरे खाते में पैसा आ जाएगा। तो इस तरह के रेगुलर इनकम प्रोविजन अगर म्यूचुअल फंड में चाहिए तो मुझे ऑप्शन लेने पड़ेगा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, शॉर्ट फॉर्म हो गया SWP। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं, पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज से मिनिमम अमाउंट से अकाउंट खुलता है और उसके बाद आप 100 रुपीज के मल्टीपल में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर ओपनिंग द MIS which is monthly income scheme of post office, you need to deposit 1000 rupees to begin with and then you can invest in the multiple of 100 rupees, right? Post office MIS account matures in 5 years. Very simple, 5 साल में आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है, ये याद रखने वाली बात है। What is true about indexing? देखिए, indexing is nothing but when you try to make a portfolio जहां पे आप कॉपी कर रहे हैं इंडेक्स को, यानी मान लीजिए मैंने निफ्टी 50 है, उसकी मैं इंडेक्सिंग करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि निफ्टी 50 में जितने 50 स्टॉक हैं और जिस परसेंटेज ऑफ रेशियो में है, मैं अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल हूबहू या एज इट इज बना लूंगा। तो इसका मतलब क्या है? इंडेक्सिंग ऑफर्स मिमिक, यानी कॉपी ऑफ द मार्केट, राइट। आंसर तो ये सही है, लेकिन अपन ये समझते हैं बाकी दो की चीजें क्या कह रही हैं। इंडेक्स इज इन एक्टिव एसेट एलोकेशन नहीं। एक्टिव का तो मतलब होता है जहां मैं अपनी तरफ से कुछ स्टॉक चूज करता हूं, यहाँ तो मैं स्टॉक चूज ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ कॉपी कर रहा हूं, तो एक्टिव नहीं, बल्कि ये पैसिव एसेट एलोकेशन कहलाएगा। इंडेक्सिंग गिव्स हायर रिटर्न देन मार्केट, इट इज आल्सो नॉट ट्रू। फॉर हायर रिटर्न ऑफ द मार्केट योर फंड शुड बी एक्टिव एसेट एलोकेशन। अगर आपका एक्टिव एसेट एलोकेशन नहीं है तो आप बाजार से ज्यादा रिटर्न नहीं बना सकते। तो अगर मैं सिर्फ इंडेक्स की कॉपी करता हूं तो उसे इंडेक्सिंग कहते हैं, और इसका मतलब यह है मिमिक ऑफ द मार्केट। तो आंसर नंबर ए इज राइट। व्हाट इज द फैसिलिटी गिवन टू द यूलिप इन्वेस्टर्स? अब यूलिप का मतलब हो गया यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड? नो, आई कैन नॉट इंक्रीज माय सम अश्योर्ड। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कभी क्लाइंट थोड़ी कर सकता है, ना तो म्यूचुअल फंड में कर सकता है, ना यूलिप में कर सकता। पर स्विचिंग इज अलाउड। यूलिप की एक खासियत है कि एग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव, 3 तरह के वहां पे इन्वेस्टमेंट ऑफ पोर्टफोलियो दिए हुए हैं। एक में इक्विटी बहुत ज्यादा, एक में इक्विटी बैलेंस, एक में इक्विटी बहुत कम। जब चाहे जब इन्वेस्टर एक छोटी मोटी फीस देके इन तीनों फंड में स्विचिंग कर सकता है। ये खासियत है यूलिप की, राइट। कैन फाइनेंशियल, हालांकि म्यूचुअल फंड में भी स्विच कर सकता है। कैन फाइनेंशियल एडवाइजर टेक एडवाइजरी फी इन कैश? आंसर इज नो, राइट।
और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी रेगुलेशन 2013 पे पूरी केस स्टडी आती है 10B में, तो ये बहुत एडवाइजेबल है कि आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, राइट। काफी चेंजेस हो गए हैं। So now student will take question number 13. What will be the first step of financial planning? Very easy. Establishing and defining the client partner planner relationship. मैं आपको 6 की 6 भी 2 मिनट में याद करवा देता हूँ। 6 स्टेप है। Establishing the relationship, यानी क्लाइंट और आपकी रिलेशनशिप पहली स्टेप हो गई। फिर होगा डेटा कलेक्शन, यानी क्लाइंट का आप डेटा लेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब एसेट लायबिलिटीज ये सब पूछेंगे, और क्वालिटेटिव का मतलब ये हो गया कि आप उसकी लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में जानेंगे। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। उसके बाद आप उसे एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके आप डेवलप करेंगे प्लान, और डेवलप करके आप इंप्लीमेंट करेंगे, और इंप्लीमेंट के बाद आप उसे मॉनिटर या रिव्यू करेंगे। बस इस तरह से ध्यान रखो। आप पूछ ले फोर्थ क्या है, डेवलपिंग द प्लान। पूछ ले सिक्स्थ क्या है, मॉनिटर द प्लान। पूछ ले थर्ड क्या है, एनालाइज द सिचुएशन। तो एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप पहली, डेटा कलेक्शन दूसरी, एनालाइज तीसरी, चौथी डेवलपिंग द प्लान, पांचवी इंप्लीमेंटिंग द प्लान, और इंप्लीमेंट होने के बाद क्या करोगे, मॉनिटर करोगे या रिव्यू करोगे। दैट इज 6 स्टेप। ये लीजिए याद करने का तरीका, राइट। तो इतना आसान है इन सब चीजों को याद करना। कौन सी भी स्टेप पूछे यू कैन आंसर दिस। तो आंसर नंबर 1 इज राइट। What is attached with KIM? KIM is key information memorandum। इसके साथ हमेशा एप्लीकेशन फॉर्म अटैच होता है, राइट। तो अगर आप फुल एप्लीकेशन फॉर्म किसी म्यूचुअल फंड कंपनी से मांगेंगे तो KIM के साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। Who manufacture the product in mutual fund? म्यूचुअल फंड में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का मतलब होता है स्कीम को बनाना, स्कीम मैनेज करना, स्कीम को इंट्रोड्यूस करना। ये काम किसका है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या जिसे आप म्यूचुअल फंड कंपनी बोलते हैं। Who is responsible for taking payment and releasing funds in mutual fund? Again, it is the work of asset management company। वही पेमेंट ले रहे हैं, वही विड्रॉल दे रहे हैं इन्वेस्टर को, तो वो AMC का काम है, ठीक है। आगे चलते हैं। Who governs Institute of Chartered Accountants? Ministry of Corporate Affairs। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन ये आ जाता है कभी कभी। तो Ministry of Corporate Affairs is basically governs Institute of Chartered Accountants। Issuance of capital in the primary market can be classified under broad heads excludes। अब देखिए थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि प्राइमरी मार्केट का मतलब यह है कि इनमें से ऐसा कौन सी चीज वो नहीं है जो जनरली इश्यूएंस ऑफ शेयर्स है। तो इसका आंसर वेंचर कैपिटल है, क्योंकि वेंचर कैपिटल बेसिकली क्या करता है, ये एक आइडिया होता है जहां पे आप बेसिकली प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग करते हो किसी बेसिक आइडिया में, राइट। वेंचरिंग कैपिटल बेसिकली। बाकी सब जगह बेसिकली चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट हो, चाहे प्रेफरेंशियल इशू, चाहे पब्लिक इशू, ये बेसिकली कुछ सेट ऑफ पीपल को जहां पे आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, राइट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग द शेयर्स इन द प्राइमरी मार्केट, द रेस्ट ऑफ द 3। तो ये डिफरेंस है इसमें, राइट। तो आंसर इज वेंचर कैपिटल। एनालिसिस इज अबाउट लुकिंग फॉर क्लूज इन द शेयर प्राइस इटसेल्फ फॉर इट्स फ्यूचर बिहेवियर। देखिए एक बात को समझिए, 2 तरह के एनालिसिस आपने सुने होंगे। वन इज टेक्निकल, सेकंड इज फंडामेंटल। बेसिक दोनों में डिफरेंस ये है, टेक्निकल सिर्फ प्राइस की बात करता है और वॉल्यूम की बात करता है। ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ट एंड द हिस्ट्री ऑफ द प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर स्टॉक और द वॉल्यूम दे प्रिडिक्ट द फ्यूचर, की फ्यूचर में ये होगा अगर ये प्राइस का एवरेज रहा है तो, अगर ये वॉल्यूम में इतना उतार चढ़ाव आएगा तो ये मूवमेंट होगा। जबकि फंडामेंटल ये देखता है कि कंपनी कैसी है, फंड मैनेजमेंट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसा है, कंपनी आगे प्रोजेक्ट कैसे हैं, राइट। कंपनी की डेट पेमेंट हिस्ट्री क्या है, कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है, कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। बहुत सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पे काम करके उसकी रिसर्च की जाती है, जबकि यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है प्राइस और वॉल्यूम के अलावा। तो अब आपका क्वेश्चन बहुत क्लियर है, आपको समझ में आएगा। विच एनालिसिस इज अबाउट लुकिंग फॉर क्लूज इन द शेयर प्राइस इटसेल्फ। तो शेयर प्राइस की बात जहां से आएगी तो वो टेक्निकल होगा, राइट। तो फंडामेंटल मैंने आपको समझा ही दिया है कि क्या होता है, वो बेसिकली थोड़ा गहराई में जाते हैं। इन्फ्लेशन रिस्क इज हाईएस्ट इन। तो इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि वस्तुओं के दाम गिरना या महंगाई का बढ़ना, राइट। तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रिस्क आपकी वहां होगी जिस प्रोडक्ट में आपको रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी भी सबसे कम होगी, राइट। तो अगर मेरे रिटर्न मान लीजिए 6% आ रहे हैं और मेरी महंगाई भी 6% है, तो अल्टीमेटली मेरा रियल रिटर्न क्या हो गया, 0, राइट। तो इक्विटी में बेसिकली आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। डेरिवेटिव्स में मान लीजिए यस यू कैन हैव ए प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग गुड मनी, बट फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में जहां पे आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और अगर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन भी इतना ही है, तो आपकी इन्फ्लेशन रिस्क सबसे ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट जिसे कंजर्वेटिव प्रोडक्ट भी कहते हैं उसमें होती है। तो आज मैंने आपके सामने ये 20 क्वेश्चन लिए हैं, मैंने एक्सप्लेन भी किया है। आई वुड डेफिनेटली बी कमिंग विद मोर सच क्वेश्चंस ऑफ मॉक टेस्ट। 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन है।
और यहाँ मैं आपको एक बात और जरूर बोलना चाहूंगा कि अब हमारा पोर्टल हो गया है EduInfly। इस eduinfly.com में हमने बेसिकली काफी बदलाव किए हैं, इसे और यूजर फ्रेंडली बनाया है, काफी वीडियोस इसमें डाले हैं, कंटेंट बदल दिया है, लेटेस्ट क्वेश्चन डाले हैं, चाहे मॉक टेस्ट हो चाहे आपके Q&As हो, राइट। सो यस, यू कैन एक्सेस दिस पोर्टल ऑन eduinfly.com। बट अभी जो हमारी पुरानी वेबसाइट थी way2cfp.com, उसको एक्सेस ना करके आप अगर NISM 10 खरीदें तो आपको इसी से ही खरीदना है। With this, thank you very much, student, and keep learning. And I will be coming with more such videos. Thank you so much.